हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2015 प्रश्न पत्र के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप आगामी सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं और आगे भी फ्री ऑफ कास्ट तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप सभी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रख सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो प्रश्न संख्या 1 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परा अहम और ऑप्शन डी परिस्थितियों में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण परा अहम में होता है। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यवहारवादी डैश 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 ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किस व्यवहारवादी विचारक ने यह कहा है? ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी न्यूमैन, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी होलजिंगर। तो क्वेश्चन संख्या 3 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन नामक व्यवहारवादी जो विचारक हैं उन्होंने कहा है, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं। प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान आकर्षित होने में डैश 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 की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन बी उद्दीपन की उपादेयता, ऑप्शन सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, ऑप्शन डी उद्दीपन की सक्रियता। तो 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 5 है, डैश 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 छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि और ऑप्शन डी प्रेरणा। तो प्रश्न संख्या 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है और प्रेरणा को मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है और बाल विकास में इसे अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या का स्मरण करने या पहले से सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ऑप्शन सी है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी कोफका, ऑप्शन सी कोहलर और ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन के द्वारा SOR का प्रस्तावन किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन डी आकार। तो 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीखने की विधियां, ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखने में पठार और ऑप्शन डी सीखने में रुचि। तो 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में स्थानांतरण या अधिगम के स्थानांतरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं,
प्रश्न संख्या 10 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा और ऑप्शन डी चिंतन। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम या जिसे लर्निंग भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्तंभाकृत, ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी संचयी वृत्त और ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो 11 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्तंभाकृत जो है कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है। प्रश्न संख्या 13 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी वास्तविकता पर और ऑप्शन डी ध्यान। साथियों, शिशु के बारे में पूछा गया है तो शिशु में वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, ध्यान से भी कोई संबंध नहीं होता और नैतिकता कहाँ होती शिशु के अंदर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 14 है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर और ऑप्शन डी चूहों पर। तो 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था और जिस पर प्रयोग उन्होंने किया था उसका सुल्तान नाम था। प्रश्न संख्या 15 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे। किसमें? ऑप्शन ए सृजनशीलता, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी विश्लेषण करने में, ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, यानी ये कोई आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, अधिगम में डैश 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 ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो प्रश्न संख्या 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया है और उसमें उन्होंने 2 प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया है, मुख्य नियम और गौड़ नियम, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य नियमों में ही आता है प्रभाव का नियम और इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्याहन विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी पहचान विधि, ऑप्शन डी पुनः सीखना विधि। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए साइमंड, ऑप्शन बी होल्ट्जमैन, ऑप्शन सी मरे और ऑप्शन डी बैलक। तो 18 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरे के द्वारा TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन या विकास किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समन्वय का सिद्धांत और ऑप्शन डी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम और ऑप्शन बी है सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम और ऑप्शन डी सहचर्य का नियम। तो 21 के लिए राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। प्रश्न संख्या 22 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी पृथक्करण। तो 22 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले उसे देखना ही आवश्यक है। सामान्यीकरण तो सबसे लास्ट
लास्ट की प्रक्रिया होती है। और विभेदीकरण यानी क्लासिफिकेशन होगा, और पृथक्करण मतलब अलग करने की प्रक्रिया से होता है। तो सबसे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया था। यानी अधिगम के प्रशिक्षणात्मक संप्रत्यय का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी बंडूरा, ऑप्शन सी थर्डाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो 23 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बंडूरा के द्वारा। प्रश्न संख्या देखते हैं 24। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन डी बहिर्दर्शन विधि। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 के लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद वर्गीकरण और लास्ट में आपका नियमीकरण किया जाता है। और वहीं निगमन विधि में इसके विपरीत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन बी उद्दीपक वस्तु प्रविधि, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि गंध, ऑप्शन डी पुरस्कार दंड प्रोत्साहन। तो 25 के लिए राइट आंसर होने वाला है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, गलत हो गया, इसमें केवल लग गया है। और प्रश्न ऑप्शन बी है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, यह भी गलत हो गया क्योंकि इसमें केवल लग गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना ही माना जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 26 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो 27 के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु, ऑप्शन डी है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो 29 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए क्रेट्समर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी सेल्डन और ऑप्शन डी स्प्रेंजर। तो 30 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल युंग के द्वारा जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो साथियों ये थे 2015 के पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर का जो पेपर होता है उसके बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप सभी को आज के वीडियो में शेयर किए हैं। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पेपर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।